नवंबर की है, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी का करंट अफेयर है वो देखेंगे। जो लोग 2022 में पीटी दे रहे हैं, आईएएस और जो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आज के हमारे टॉपिक हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आज हम लोग देखेंगे, साथ में सीबीआई और ईडी है इसके बारे में देखेंगे, बनियार कोटा और साथ में जो सामुदायिक रसोइयाँ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और आगे हमें अगर टाइम मिलता है तो हम इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मानव जो पहला टॉपिक है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं आखिर ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी टॉपिक न्यूज़ में होते हैं वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। तो देखिए यहाँ से हमको करंट अफेयर से हमें टॉपिक पता चलते हैं, इन्हीं टॉपिक को हमें प्रिपेयर करना होता है। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं कि मानवाधिकार आयोग है ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो देखिए न्यूज़ में इसलिए रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है भाई, इसने 15 साल पहले एक केस आया था इनके सामने। वो कौन सा केस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम ध्यान रखना है, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006। ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसी केस में इन्होंने कहा था कि सरकार के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, यानी कि एक ट्रिब्यूनल है जिसका गठन किया जाना चाहिए। इसका गठन क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि भाई जो पुलिस है, आपने देखा नहीं, सिंघम टाइप के जो पुलिस वाले होते हैं वो ले जा करके और खूब अच्छे से खातिरदारी करते हैं। कहते हैं जो जो पुलिस स्टेशन होता है वो क्या होता है, ससुराल होता है। फिर वहाँ पर ले जा कर खातिरदारी करी जाती है डंडे पर तेल लगा करके। तो वो ना की जाए, इस वजह से अगर किसी के साथ गिरफ्तार व्यक्ति है, उसके साथ में अगर किसी भी प्रकार की ज्यादती होती है, वो शारीरिक और मानसिक उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई या फिर न्यायिक कार्रवाई है वो की जा सके। तो इसलिए इस प्राधिकरण की बात की गई कि भाई वो जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त है जो जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके भी कुछ अधिकार हैं। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भाई, वो तो ऐसी चीज़ें खोजता ही रहता है, उसको ये चीज़ अच्छी लग गई। तो उसने कहा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से 15 साल पहले एक प्राधिकरण के गठन की बात की थी, अभी तक सरकार ने नहीं किया है। तो इसीलिए इन्होंने सरकार के लिए सिफारिश की है कि आप इस प्राधिकरण का गठन करें। ओके, किस प्राधिकरण का? पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाए। देखिए इनकी मुख्य मुख्य सिफारिश से कौन सी है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर हम सिफारिशों की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी अनुपालन की जो इसके अंतर्गत जो आपको देखने को मिलेगा, जो भी अनुपालन से संबंधित जो भी नियम कानून इसमें जो चीज़ें होंगी, उन सभी की जानकारी है वो राज्य के जो विभाग होते हैं उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी, यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात की गई है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो आपको देखने को मिलेगी, ये कब आया? ये 1872 में, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने से ये अधिनियम चला आ रहा है, मतलब एक्ट चला आ रहा है। इसी की धारा आपको देखने को मिलेगी 114 बी, इसको जोड़ने की बात की गई है। भाई 112 बी में ऐसी कौन सी मुख्य बात है और इसको जोड़ने की सिफारिश किसने की थी? तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो सिफारिश है वो विधि आयोग द्वारा, जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी 113वीं रिपोर्ट थी, उसमें सिफारिश की जा चुकी है कि इस धारा को जोड़ा जाए। ऐसा इस धारा में क्या है स्पेशली जो इसकी सिफारिश की गई? तो देखिए इसमें कहा गया इस धारा के अंतर्गत अगर पुलिस की हिरासत में कोई व्यक्ति है, अगर वो घायल हो जाता है तो माना जाएगा कि वो पुलिस द्वारा घायल किया गया, यानी कि अब सिंघम कोई नहीं बनेगा किसी गिरफ्तार करने के बाद। और अगर घायल हो भी जाता है तो उसकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने गिरफ्तार किया, यानी कि जिसके अंडर में वो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी होगी कि भाई इसकी जो लाल पीली आपने करके रखी है ये कैसे हुई है, ये कहीं सीढ़ी से गिर गया था या फिर जब आपने गिरफ्तार किया तो पहले से गिरफ्तार था या फिर ये वास्तव में भाग रहा था या ऐसा कुछ कर रहा था, तभी आपने इसकी लाल पीली की है, अन्यथा आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। ओके, तो यही जो धारा है ये मुख्य धारा हो जाती है। तो एक बार देख लीजिएगा, इस अधिनियम का सिर्फ नाम ध्यान रख लेना है, ये धारा याद रख लेनी है और साथ में ध्यान रख लेना है आपको कि जो विधि आयोग की कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें ऐसा बोला गया था। ओके, तो बस और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें देखिए बोला गया है कि भाई इस मुख्य मुख्य सिफारिशों में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। इसमें कहा गया है कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको गति देने के लिए इसको प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाएगा। भाई थोड़ा सा हाईटेक करने की बात कर लो, क्योंकि हम अब कहाँ जी रहे हैं, हम लोग अब नई शताब्दी में जी रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा
पुरानी ज़माने की तरह नहीं सब टेबल पे बैठ करके सामने जाएंगे तभी चलेगा, नहीं भाई, अब ऑनलाइन भी थोड़ा सा कर लो, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी से भी जोड़ लो। और साथ में देखिए जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जो लोगों के साथ में जाती होती है, ओके, उनको ले जा कर खूब मारा जाता है, तो बोले कि कैमरे लगाओ। तो पहले तो कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे, लेकिन वो क्या करते थे, लाइट बंद कर देते, फिर लाइट बंद करके कहते थे, सिंघम भैया बोलते थे कि अरे जा भाई पांडे जी लाइट बंद करके, अब फिर रात में मारते थे। बोले नहीं नहीं, अब कोई नहीं मारेगा, अब क्या होगा, अब नाइट विजन कैमरे भी लगे होंगे पुलिस स्टेशनों में, जिससे रात में भी इस तरह की अब कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेचारे नाइट विजन जब से आया है वो लोग दर्द जानते होंगे जो पीवीआर में मूवी देखने जाते हैं। ओके, कमेंट करिएगा कौन कौन जाता है पीवीआर मूवी देखने, नाइट विजन की वजह से परेशान रहता है। चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और आपको बता देते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको वैधानिक निकाय देखने को मिलेगा। देखिए मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि आज मैं इस वीडियो को मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो एक आपको किस तरह का निकाय देखने को मिलेगा, एक वैधानिक निकाय देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको 1993 में, देखिए मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर तो कुछ राइटिंग ऐसी आएगी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ओके। तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे इसमें 7 मेंबर देखने को मिलेंगे। देखिए 7 मेंबर होते हैं, इसमें से आपको 1+1 मतलब 2 लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं वो देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको 2 अदर मेंबर देखने को मिलेंगे जो नॉलेज रखते हों एक ह्यूमन राइट से रिलेटेड, यानी कि मानव अधिकारों से संबंधित एक विशेष नॉलेज रखते हो, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और साथ में अन्य लोगों में वे लोग आएंगे, जैसे कोई भी संबंधित कोई भी मामला है तो उसका जो भी एक्सपर्ट होगा तो उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आते हैं सीबीआई और ईडी के बारे में। देखिए ये भी जो निकाय हैं बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। जब भी देखो तब सीबीआई, तो आप लोगों ने जब भी देखा होगा तो न्यूज़ में हमेशा चलती रहती है, और सीबीआई के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं कि गवर्नमेंट आती है और वो अपनी विपक्षी पार्टी या फिर जिनको वो दबाना चाहती है उनके पीछे सीबीआई को भगा देती है। तो सीबीआई ऐसी क्या चीज़ है, तो चलिए देखते हैं सीबीआई पहले न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो सीबीआई है और ईडी है, इसके जो प्रमुख हैं इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो देखिए पहले की बात बताते हैं और अभी की बताते हैं। तो पहले जो इनके प्रमुख होते थे, मतलब अध्यक्ष होता था, उसका कार्यकाल पहले 2 साल का होता था, ओके, 2 साल का होता था। लेकिन पहले भी ऐसी व्यवस्था थी कि अगर आवश्यकता होती थी तो इसे 3 साल तक और बढ़ा दिया जाता था। तो गवर्नमेंट ने कहा अरे भाई इसको छोड़ो, अब क्या करते हैं नाउ, मतलब वर्तमान में, तो वर्तमान में बोला कि अब इनका जो कार्यकाल होगा तो वो 5 साल का ही होगा भाई। कितने का होगा, 5 साल का ही होगा। और इस चेंज को करने के लिए, देखिए इस चेंज को करने के लिए किस में संशोधन करना पड़ा, तो इन 2 अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। तो देखिए सीबीआई का अध्यक्ष था, तो सीबीआई के अध्यक्ष के लिए, एक सेकेंड, देखिए आपको देखने को मिलेगा जो सीबीआई का अध्यक्ष था उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो 1946, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और ईडी के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 है, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा 2 अधिनियम में आवश्यकता है। देखिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, केंद्रीय सीबीआई के बारे में एक चीज़ बता देते हैं। देखिए सीबीआई है तो उसकी स्थापना है, तो आपको देखने को मिलेगा ये एक्ट है, इस एक्ट का आपको नाम रखना है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से इसको पारित किया गया। और इसको पारित करके जो केंद्र सरकार है उसके पास में एक स्पेशल पावर आ गई कि अगर वो चाहे किसी भी इस प्रकार का निकाय है गठन करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो देखिए इस अधिनियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई हमको पावर मिल गई है तो हम इसका यूज़ भी कर ले। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1963 में आपको देखने को मिलेगा सीबीआई, ओके, सीबीआई की स्थापना की, ओके। देखिए पावर किसने दी, इस अधिनियम ने दी, लेकिन सीबीआई की स्थापना कब हुई,
1963 में सीबीआई की स्थापना की गई। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका कार्य क्या होता है, देखिए कार्य इसका जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका कार्य होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक तरह से कार्य करती है, यानी कि अगर कोई है वो भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता है, भ्रष्टाचार की जांच करानी होती है, तो वो सीबीआई का काम होता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कोई रिश्वतखोरी करता है, जमाखोरी करता है, तो उसके लिए सीबीआई काम करती है। और ये भी पूछा जा सकता है जो सीबीआई है, इसकी स्थापना के लिए किसने कहा था, किस समिति ने सुझाव दिया था, तो आपको देखने को मिलेगा के संथानम। ये ध्यान रखना है नाम। ओके, देखिए इस नाम को ध्यान रखना है, के संथानम समिति ने। ओके, के संथानम समिति है, इन्होंने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार को कि आपको एक सीबीआई का गठन करना चाहिए, जिसका प्रमुख कार्य क्या होगा, भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाएगी, और भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो उसकी जांच करेगी और रिश्वतखोरी को कम करेगी। ओके, देखिए जिस तरह से सीबीआई है वो केंद्र सरकार के लिए काम करती है, ये किसके लिए बॉडी है, केंद्र सरकार के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी तो कोई होनी चाहिए। तो आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से केंद्र सरकार के लिए सीबीआई होती है, उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मतलब राज्य सरकार के लिए सीआईडी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सीआईडी, आप लोग देखते होंगे स्टार उत्सव पे, नहीं स्टार उत्सव पे नहीं आता था, सोनी मैक्स पे किसी पर आता था, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सीडीआई है, तो सीडीआई है ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है, किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है। और आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई, तो भाई इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय से हो गई थी, अंग्रेजों के लिए खूब काम करती थी। तो आपको 1902 में देखने को मिलेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, अंग्रेजों के ज़माने में 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये स्टेट के लिए, मतलब राज्य के अंदर जो अराजक तत्व हैं उनको दबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ में ये इंटेलिजेंस का भी काम करती है और साथ में इन्वेस्टिगेशन का भी काम करती है। इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन दोनों का कार्य करती है, लेकिन किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब ममता बनर्जी हो गई, योगी जी हो गए, ओके, इन लोगों के लिए अगर इंटेलिजेंस कराना हो कि हमारे राज्य में कोई अराजक तत्व तो नहीं है, ओके, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो तो भंग नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा सीआईडी है। भाई सीआईडी अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, अंग्रेजों ने इसके माध्यम से हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको खूब अच्छे से दावा था, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। तो देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि जो सीबीआई है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आपको ये मुख्यालय आपको ध्यान रख लेना है। ओके, इसका मुख्यालय है वो आपको ध्यान रख लेना है। तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय, दूसरी बात इसका जो मंत्रालय है वो आपको ध्यान रख लेना है, और तीसरी बात जो काफ़ी प्रमुख है वो आपको ध्यान रखना है कि इसे आरटीआई से छूट दी गई है। भाई किससे, आरटीआई से छूट दी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया ईडी के बारे में। देखिए ईडी है ये क्या है, जो प्रवर्तन निर्देशालय आपको देखने को मिलेगा। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका देखिए मुख्य कार्य वो आपको देखने को मिलेगा एक आर्थिक खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करती है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक कानूनों को लागू कराना है, कि भाई कोई टैक्स वैक्स पे नहीं कर रहा है या फिर कोई भी नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये आपको जिम्मेदार देखने को मिलेगा। और मुख्य रूप से इन दो अधिनियमों को लागू कराना इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिलेगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, और सीबीआई का मुख्यालय भी कहाँ है, नई दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये राजस्व विभाग, और जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत आती है। और राजस्व विभाग किसके अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जो आपको ध्यान रखना है। और जो ईडी है इसके आपको पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए 5 क्षेत्रीय कार्यालय, इनको कैसे याद रख सकते हैं ये आपको बता देते हैं। देखिए आप ऐसे नाम ध्यान रखेंगे तो नहीं ज़िंदगी में ध्यान रख सकते, आप लोग मैप में ध्यान रखा करिए बहुत अच्छे से। तो देखिए इस तरह से आपको भारत का मैप देखने को मिलेगा। तो देखिए आप लोग किधर से चलेंगे, देखिए हम अच्छा से मैप नहीं बना पा रहे हैं अपनी उंगली से, आप लोग यहाँ से देखिए दिल्ली से स्टार्ट करेंगे,
तो आपको देखिए देखने को मिलेगा दिल्ली, और दिल्ली के पास में चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कहाँ आएंगे आप, मुंबई आएंगे, मुंबई से कहाँ जाएंगे आप, चेन्नई जाएंगे, और चेन्नई से कहाँ जाएंगे, कोलकाता। देखिए कितना सिंपल है, आपके दिमाग में ऐसे मैप बन जाएगा। इसी तरह से याद करिए, इधर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, मुंबई से चेन्नई, फिर कोलकाता। कितना सिंपल है। ओके, चलिए तो ख़त्म हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं बनियार कोटा के बारे में, देख लेते हैं बनियार कोटा है ये किस लिए न्यूज़ में रहा। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के 1 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी, अब जिसको बाद में खारिज कर दिया गया। तो देखिए अपील क्या थी, हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये बनियार कोटा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए बनियार आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, एक स्पेशल एक तरह से कम्युनिटी है जो ओबीसी के अंतर्गत ही आती है। तो ओबीसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जो कुल कोटा है 20% कोटे के भीतर बनियार लोगों के लिए आपको देखने को मिलेगा 10.5%, मतलब 10.5% आंतरिक कोटे की बात की गई। आंतरिक कोटे का मतलब क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। आंतरिक कोटा क्या है, जैसे कि मानते हैं कि ये मानते हैं 20% सीटें हैं। ओके, 20% सीटें हैं, ये आरक्षित कर दी गई, मान लेते हैं। ओबीसी के लिए मानते हैं आरक्षित कर दी गई। अब देखिए इसके अंदर ओबीसी में भी तो बहुत सारी कम्युनिटी होती है, बहुत सारी आपको जातियां देखने को मिलेंगी। तो बोला गया स्पेशली जैसे बनियार है, तो मानते हैं बनियार क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी है। तो वो बोला कि भाई इस 20% के अंदर आपको देखने को मिलेगा 10.5% है, वो स्पेशली इन्हीं कम्युनिटी के लिए क्या की जाए, रिजर्व की जाए। तो इसी को बोलते हैं आंतरिक आरक्षण के नाम से जानते हैं। आंतरिक आरक्षण का मतलब है आरक्षण के अंदर आरक्षण। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया, आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसकी जो मांग है वो आज से नहीं चल रही है, इसकी मांग बहुत पहले से आपको देखने को मिलेगी। बनियार है वो तमिलनाडु में सबसे बड़े और समेतिक पिछड़े समुदायों में से एक है, मतलब ये काफ़ी पिछड़े समुदायों में से आता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे उत्थान के लिए, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हमें आरक्षण की आवश्यकता है। देखिए ये आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ, तो बनियार आपको ध्यान रखना है, बनियार आंदोलन किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। हो सकता है पूछ लेगा किस राज्य से संबंधित है, सही मिलान के रूप में दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए 1980 के दशक में राज्य में 20% आरक्षण और केंद्रीय जो सेवाएं हैं उनमें 2% आरक्षण की मांग की गई थी, और इसके लिए बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए गए थे। और आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रदर्शन के दौरान बहुत सारे लोग भी 1987 में मारे गए। ये कोई इंपॉर्टेंट की डेट नहीं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई ये क्या है, किस राज्य से संबंधित है, कितना कोटे की मांग कर रहे थे, बस आगे बढ़ जाना है। देखिए सामुदायिक रसोई क्या है, सामुदायिक रसोई है, देखिए वैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो बोले चलो सामुदायिक रसोई का कार्यक्रम ले आओ, जिससे हम भूखमरी की समस्या को दूर कर सकते हैं, जो कुपोषण की समस्या है इसको दूर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा भाई, सामूहिक रूप से खाना वाना बनाया जाएगा और फिर लोगों के लिए बांटा जाएगा, जिससे देखिए इसके जो बहुत सारे लाभ भी हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं भूखमरी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, गरीबों के लिए यहाँ पर खाना खिलाने की बात की जाती है, और कम से कम रुपए में भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान में जैसे अन्नपूर्णा रसोई है वो चलती है, इसके अलावा आपको कर्नाटक में इंदौर कैंटीन देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कैंटीन चलती है, आंध्र प्रदेश में अन्ना की कैंटीन चलती है, झारखंड में मुख्यमंत्री दल भाट झारखंड में चलती है, उड़ीसा में आहार केंद्र चलता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल भी आप लोग ऐसे में भी दे सकते हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि ऐसे में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए रखे हैं, आपको देखने को मिलेगा कि खाद्य कृषि रिपोर्ट 2018 में, देखिए दुनिया में, भारत में जो दुनिया में जितने भी भूखमरे मतलब जो आपको देखने को मिलेगा भूखे लोग पाए जाते हैं, उसमें से कितने पाए जाते हैं, देखिए टोटल तो आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में 821 मिलियन। तो 821 मिलियन में अकेले भारत में 195 मिलियन अकेले भारत में, यानी कि विश्व में जितने लोग भाई भूखे रहते हैं उनमें से 24% अकेले भारत में है। मतलब बहुत बड़ी बात है ये, हमारे लिए क्या है, एक निंदनीय बात है। हमारा देश आपको देखने को मिलेगा कि अन्न का हम ना केवल हम उत्पादन करते हैं बल्कि हम निर्यात भी बहुत करते हैं।
हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, फिर भी हमारे यहाँ लोग इतने ज़्यादा भूखे रहते हैं, क्यों रहते हैं भाई? इसके पीछे एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसको दूर करने के लिए सामुदायिक रसोइया कार्यक्रम एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल साबित हो सकता है, अगर इसका इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए। और भारत में अल्प पोषण की व्यापकता है वो आपको 14.8% देखने को मिलेगी, जो वैश्विक और एशियाई दोनों में औसत से अधिक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको देखने को मिलेगा। ये डेटा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको रटने लगो कि अब तो सर ने कह दिया तो हम इसको रट के ही मानेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। वो आपको देखने को मिलेगा आदिवासी भाषाओं के लिए उड़ीसा की परियोजना समहति। देखिए समहति है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए हम देखते हैं इस समहति में क्या दिया रखा है। तो देखिए ये समहति है, ये कहाँ से संबंधित है? तो आपको उड़ीसा से संबंधित देखने को मिलेगी। तो देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को या फिर मातृभाषाओं को प्राथमिकता देने की बात की गई। ये तो बहुत अच्छी बात हमको देखने को मिलेगी। स्थानीय भाषाओं को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को और ज़्यादा डाइवर्स करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ बात आती है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने सनहति नामक एक परियोजना प्रारंभ की है। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है सनहति किस राज्य से संबंधित है, किसने प्रारंभ की है? तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग जो उड़ीसा का आपको देखने को मिलेगा, उसने ये स्टार्ट किया। और इसका उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा जो लुप्त प्राय जनजातियां हैं उनकी भाषाओं को बचाना। कि भाई आजकल आदिवासी भाषाएं हैं वो विलुप्त होती चली जा रही हैं, क्योंकि आदिवासी लोग हैं उनकी संख्या में भी तेज़ी से कमी आ रही है, और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से उनकी जो पारंपरिक जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो देखिए इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 इसमें आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण के अनुसार 21 आदिवासी भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा 302 से अधिक जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको बनाया गया है। देखिए कितनी आदिवासी भाषाएं? 21 आदिवासी भाषाएं हैं, इनमें आपको देखने को मिलेगा 302 से अधिक जो पुस्तकें हैं उनको तैयार किया गया। इसके अलावा 2500 से अधिक पाठन सामग्री का मतलब है कि जरूरी नहीं हम कि इन भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए जरूरी नहीं हम बच्चों को ही पढ़ाएं, बल्कि हम इनसे रिलेटेड मैगजीन निकाल सकते हैं, हम इनसे संबंधित पत्रिकाएं निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं। तो लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उसको समझेंगे, तो अपनी स्थानीय भाषाओं मैगजीन पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। तो आपको देखने को मिलेगा तब भी तो वो चीज़ प्रोटेक्ट होगी कहीं ना कहीं। ओके, और साथ में आप देख सकते हैं कि चलचित्र हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें जो समहति के तहत प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का कार्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। देखिए कार्यात्मक इसमें है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, और किसके द्वारा जो एक क्रियान्वित की जाएगी? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और साथ में आप तथा प्रशिक्षण संस्थान है उसके द्वारा, और साथ में देखने को मिलेगा जनजातीय भाषा और जो संस्कृति एकेडमी है उसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको ध्यान रख लेनी है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि 21 भाषाओं में से संथाली एकमात्र भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो लिपि आपको देखने को मिलेगी वो चिक्की लिपि देखने को मिलेगी। चिक्की लिपि क्या होती है? जैसे आप लोगों को बताते हैं, लिपि का मतलब होता है जैसे हम लिखते हैं, जैसे ये उड़ीसा लिखा हुआ है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ओके, किस में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं उड़ीसा, तो ये किस में हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं हिंदी में। लेकिन हम उड़ीसा ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए उड़ीसा ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए अभी किस में लिखा हुआ है? ये यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं अंग्रेजी लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन हम बोल किस में रहे हैं? उड़ीसा बोल रहे हैं, हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज़ है, एक चीज़ होती है लिपि, दूसरी चीज़ होती है भाषा। जैसे मैं आपसे बोलूँ हम,
ओके, तो देखिए किस में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहा हूँ हिंदी में, और कौन सी भाषा है, किस लिपि का उपयोग कर रहा हूँ, तो देवनागरी लिपि का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह से भी आजकल हम मैसेज टाइप करते हैं बहुत, तो क्या लिख देते हैं, HAM हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब भी क्या है, हम है। लेकिन ये लिपि कौन सी है, ये आपको देखने को मिलेगा, यूनानी लिपि देखने को मिलेगी। लेकिन हम बोल किस में रहे हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं। तो आपको भाषा हिंदी देखने को मिलेगी, लिपि कौन सी है, यूनानी देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ, क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ हो तो लाइक मत करना, क्लियर हो गया हो तो लाइक कर दीजिए। देखिए हम मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बल्कि आज हम सिस्टम पर नहीं हैं, और इसलिए तो एक लाइक बनता है, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, एक बात आप लोगों को बताना है, जो संथाली भाषा है, इस संथाली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था? तो देखिए आप लोगों को बताना है, इस संथाली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था और किस सन में किया गया था। देखिए ये संथाली भाषा है, हो सकता है इस बार पेपर में किसी भी तरह से घुमा फिरा करके पूछ ले। ओके, और इसके साथ में और किन किन भाषाओं को ऐड किया गया था वो भी आप लोगों को देखना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं फार्मा सेक्टर पर CCI मार्केट स्टडी। देखिए CCI का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है भाई, देखिए इन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा जेनरिक दवाओं का। लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो दवाएं बिकती हैं वो दवाएं मूल्य प्रतिस्पर्धा पर नहीं बिकती हैं, मूल्य प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा पर नहीं बिकती हैं, बल्कि ब्रांड प्रतिस्पर्धा पर बिकती हैं। जैसे हम कहते हैं मैंडकाइंड की भैया हमको लेकर के आनी, अब मैंडकाइंड का समझ के और कुछ मत समझ लेना, अरे हम दवाओं की बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ हो गए। तो देखिए मैंडकाइंड आपको देखने को मिलेगा, तो मैंडकाइंड क्या है, हम ब्रांड देखते हैं, अच्छा डाबर क्या है, ब्रांड क्या मैंडकाइंड है, वो एक ही दवा सेम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पैरासीटामोल ही लेने जाते हैं, किसकी, पैरासीटामोल लेने जाते हैं, मैनकाइंड की आप लेंगे पैरासीटामोल, तो वो आपको लगभग में पड़ेगी 15 रुपए की एक। लेकिन आप उसे जेनरिक दवाओं में लेंगे तो वो आपको 50 पैसे, मतलब 50 पैसे से लेकर के 0.50 से लेकर के 1 रुपए तक की वही गोली मिल जाएगी। लेकिन हम कौन से लेते हैं, हम कहते हैं भाई मैनकाइंड की दो, बहुत अच्छी है, डाबर की दे दो, डाबर की बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि हम ब्रांड देखते हैं। भले ही ये दोनों हैं, भले इसकी जो प्राइस है जेनरिक की वो कम है, लेकिन असर उतना ही करेगी। फिर भी हम क्या कौन सी लेते हैं, 15 रुपए वाली लेते हैं। तो सरकार ने सोचा ना भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें लोगों के अंदर किस प्रकार की मानसिकता को लाना है, ब्रांड की बजाय हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। और ना केवल मूल्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर हम लोग गुणवत्ता को भी ध्यान रखेंगे। किसको ध्यान रखेंगे, गुणवत्ता को ध्यान रखेंगे। और जेनरिक दवाएं हैं, भारत आप लोग जानते हैं जेनरिक दवाओं में बहुत ज़्यादा आगे है। जेनरिक दवाएं क्या होती है बता देते हैं। देखिए एक मेन दवा होती है जो नाम से बिकती है, जेनरिक दवाएं वे होती हैं जैसे दवा सेम होगी, लेकिन इसका जो केमिकल होता है आपको देखने को मिलेगा, जो केमिकल होता है जो होता है उसी के आधार पर एक हम डुप्लीकेट दवा बना देते हैं। जैसे ये तो रियल दवा है जिसने पेटेंट कराया होगा, ओके। लेकिन इसी दवाई जैसे कोरोना मान लेते हैं, कोरोना वैक्सीन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, कोरोना वैक्सीन मान लेते हैं, पैरासीटामोल गोली मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो पैरासीटामोल है वो मानते हैं मैनकाइंड ने बनाई, तो उसने कोई फॉर्मूला यूज किया, यानी कि उसने एक्स इंग्रेडिएंट बनाया प्लस वाई इंग्रेडिएंट बनाया और बना दी पैरासीटामोल गोली बना दी, ओके। अब ये बेचेगा, ये जेड नाम से नहीं बेचेगा, ये किस नाम से बेचेगा, ये मैनकाइंड पैरासीटामोल के नाम से बेचेगा। लेकिन जेनरिक दवाई क्या होती है, जेनरिक दवाई में हम सेम केमिकल जो भी फॉर्मूला होगा उसका उपयोग करेंगे और हम भी जेड का ही उपयोग करेंगे, लेकिन हम इसे पैरासीटामोल गोली है उसके नाम से नहीं बेचेंगे, बल्कि उसके फॉर्मूले के अनुसार दूसरे नाम से बेच देंगे। तो ये होती है जेनरिक, और इनकी कॉस्ट होती है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, और भारत इसमें बहुत ज़्यादा अग्रणी देखने को मिलेगा। और तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो भारत को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। देखिए एक तो भारत में जो स्वास्थ्य
स्वास्थ्य लागत है वो भी कम कहीं ना कहीं आएगी। भारत है उसका जो जेनेरिक क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, और जो महामारी है उनसे निपटने भी बहुत आसानी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा डेटा दिया रखा है जो कि आपके इम्पोर्टेंट का नहीं है। बस आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो CCI है उसके बारे में, मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, इसका गठन है 2003 में किया गया था। और एक कैसा निकाय है, एक वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसका गठन है वो एक अधिनियम को पारित करके किया गया था। कौन सा अधिनियम? तो भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। इसीलिए क्या है, एक वैधानिक निकाय आपको देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं, इसका उद्देश्य है कि जो जो भी ये इंडस्ट्री है इसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो आपस में टाई अप कर लें, टाई अप करके सब आपस में करने लगे। ना, ऐसा नहीं करना है। यानी कि ऐसे कोई भी आपको देखने को मिलेगा अधिनियम के अंतर्गत कोई भी समायोजन जिसमें अधिग्रहण, नियंत्रण, अधिग्रहण, विलयन या फिर अधिग्रहण कोई भी शामिल है, जिसके अंतर्गत बोले कि दो लोग हैं, X+Y, दो लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई मार्केट में अभी सैनिटाइज़र की बहुत डिमांड है। ऐसा करते हैं, सैनिटाइज़र है, सब मिल करके हम क्या करते हैं, सब मिल करके पैसे बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई भी कुछ करेगा तो क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है वो ऐसा नहीं करने देगा। इसी तरह से अगर मानते हैं एक एक्स है, ओके, टाटा की तरह, इसने कहा कि जितने सैनिटाइज़र बेचते हैं सब कंपनियों को खरीद लो। भारत में जितनी कंपनियां हैं सैनिटाइज़र बनाने वाली सब खरीद लो, अब हम सैनिटाइज़र बेचेंगे। यानी कि अब भारत में एक ही बंदा सैनिटाइज़र बेचेगा, तो इस अनुसार वो जितने प्राइस रखेगा तो उतने का हमें खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे ही को कौन रोकेगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। ये कहेगा ना 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 बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो दुरुपयोगों को कहीं कहीं ना कहीं रोकता है। देखिए इसमें CCI में एक अध्यक्ष होता है और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं। इनकी पात्रता क्या है? तो व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, वो इस CCI का अध्यक्ष बन सकता है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है उच्चतम न्यायालय नहीं है, मतलब यहाँ पर योग्यता में सुप्रीम कोर्ट नहीं देखने को मिलेगा बल्कि आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ओके, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानून, वित्त में कम से कम 15 साल का ज्ञान हो या फिर पेशे का अनुभव हो, तो वो व्यक्ति हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है या तो वो न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ओके, अगर न्यायाधीश होगा तो न्यायाधीश पद से पहले उसको हटना पड़ेगा भाई। अगर योग्यता रखता है तो वो तो निठल्ला है, मतलब बेरोजगारी है, तब तो वो जा करके बन ही सकता है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इस प्रकार के कामों में 15 साल का अनुभव रखता है, मतलब वो इस प्रकार के व्यवसाय में पहले से ही है। या फिर किसी भी पेशे का अनुभव रखता है तो उसको इसका सदस्य बनाया जा सकता है। इसके कर्तव्यों की बात करें तो इसका कर्तव्य है कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना। कि भाई जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उसको अगर कोई भी प्रथा है, कोई भी ऐसी चीज़ें वो अगर उसको नष्ट करती है तो भाई उनको तुम रोको। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसको बनाए रखना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, और आपको देखने को मिलेगा भारत के बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करना आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं कृषि कानून, कृषि कानून है उसको निरस्त करने की बात है तो आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया जिस पर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है, यह संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में होगी। तो देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने इसको वापस लेने की बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से किसी कानून को वापस लिया जा सकता है या फिर रद्द किया जा सकता है तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी कानून को किस तरह से वापस लिया जा सकता है। ओके, तो वो चीज़ है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एक तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कानून को निरस्त करना किसी कानून को रद्द करने का एक तरीका होता है। ओके, और एक कानून को अगर उलट दिया जाए, मतलब रिवाइज कर दिया जाए, मतलब उल्टा कर दिया जाए। ओके, जब संसद को अब इस कानून की
जो कानून होता है उसके अस्तित्व की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या करती है, इस कानून को उलट देती है, यानी कि उसको एक तरह से समाप्त कर देती है। देखिए कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक खंड होता है जिसको बोलते हैं सूर्यास्त बोलते हैं। ओके, तो एक सूर्यास्त खंड क्या होता है, बोला जाता है कि भाई इस तिथि के बाद या इतने वर्षों के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो सूर्यास्त खंड एक ऐसा खंड होता है जिसमें बताया जाता है कि ये कानून है, ये एक्ट है, एक अधिनियम है, कब समाप्त हो जाएगा। जैसे कि एक अधिनियम बनाया गया और बोला गया ये अधिनियम है, ये 5 सालों तक प्रभावी रहेगा, यानी कि ये किसमें क्या है, सूर्यास्त खंड है। सूर्यास्त खंड का मतलब भाई कि सूर्य का अस्त हो गया, यानी कि इस अधिनियम का अस्त हो जाएगा कब, 5 साल के बाद अस्त हो जाएगा। तो अगर किसी अधिनियम के अंदर सूर्यास्त खंड होता है तो वो क्या हो जाता है, स्वयं उस अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी कानून में या फिर अधिनियम में सूर्यास्त खंड ना हो तब क्या करना होगा, तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं सूर्यास्त खंड किसमें दिया रखा था, तो आप देख सकते हैं जैसे कि टाडा हो गया, इसमें सूर्यास्त खंड था। ओके, जो 1995 में इसे समाप्त होने की अनुमति दी गई थी, तो ये एग्जाम्पल है, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा खंड जिसमें सूर्यास्त खंड ना हो तब क्या होगा, तो उसको समाप्त करने के लिए संसद क्या करती है, एक नया कानून पारित करती है और पारित करके उसको समाप्त कर देती है। तो ये शक्ति कहाँ है, तो आपको ये शक्ति देखने को मिलेगी अनुच्छेद 245 में। तो 245 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो 245 क्या कहता है, 245 कहता है संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति देखने को मिलेगी, और राज्य विधानसभाओं को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है वो प्रदान करती है। एक कानून को, देखिए कट गया तो दोबारा से दिखा देते हैं, एक कानून को पूरी तरह से उस स्तर तक निरस्त किया जा सकता है जब तक कि वह अन्य कानूनों का उल्लंघन ना करता हो। जैसे देखिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं कि यहाँ पर क्या समझाने की बात की गई है। देखिए कानून को 2 तरीकों से निरस्त किया जाता है, एक अध्यादेश के माध्यम से और दूसरा कानून के माध्यम से। देखिए एक अध्यादेश का मतलब क्या है, जैसे कि एक कानून बनाया, मानते हैं कोई कानून बनाया, एक क्लब कानून बनाया, ये क्या है, क्लब कानून है, हमारा क्लब है, लेकिन मान लेते हैं क्लब कानून है जिसका नाम है। ओके, अब देखिए इसको समाप्त करना है, अगर इसके अंदर सूर्यास्त खंड होता तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता। अगर अगर ये एक्ट है या फिर अधिनियम है या फिर कानून है, अगर इस संविधान का उल्लंघन करता तो भी इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाता। लेकिन अगर इसे समानता समाप्त करना है तो क्या करना होगा, तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, और अगर राज्य की बात है तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा और इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश आप लोग जानते हैं एक टेम्परेरी कानून होता है। या फिर क्या होगा, यहाँ पर एक संसद मतलब जो हमारी संसद है या फिर राज्य की बात है तो विधानसभा होगी, तो वो एक नया कानून पारित करेगी और वो कहेगी कि हम इस कानून को समाप्त करना चाहते हैं या फिर इसके उलट कोई चीज़ देखने को मिलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें कौन से रॉकेट साइंस आपको चीज़ देखने को मिली, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण की बात करती है पीडीपी। तो देखिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण क्या है, तो यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है कि भाई हम डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा कि ये नोट ज़्यादातर उस विवादित खंड पर निर्देशित थे जिसने केंद्र सरकार को कानून से अपने दायरे में किसी भी एजेंसी को छूट देने की अनुमति दी थी। तो देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, नंबर 1, यह कानून एक व्यापक हिस्सा है। ओके, यह कानून का एक व्यापक हिस्सा है जो व्यक्ति को इस बात पर अधिक नियंत्रण देने का प्रयास करता है कि उसका डेटा कैसे एकत्रित किया जाए, कहाँ पर संग्रहित किया जाए और कैसे उसका उपयोग किया जाए। भाई ज़्यादा स्वतंत्रता देता है, उसको ज़्यादा इस चीज़ की नियंत्रण देता है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा इस बिल के लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण मतलब एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी कि अगर भाई उसका डेटा कहीं पर लीक होता है तो वो कहाँ पर जाएगा, इसका सुलटारा है जल्दी से किया जा सके, तो उसकी भी बात है। विधेयक की उत्पत्ति की भी बात की गई है और साथ में इस विधेयक की उत्पत्ति न्यायमूर्ति BN श्री कृष्णा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। और साथ में जो निजता के अधिकार के मामले में जस्टिस KS पुट्टीस्वामी बनाम भारत संघ है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें निजता के अधिकार का मामला आया था। ओके, तो ये ध्यान रख लेना है।
में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। ओके, और साथ में देखिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बताया गया विवादास्पद जो धारा है वो धारा 35 आपको देखने को मिलेगी। यह है सरकार को अपनी किसी भी एजेंसी को कानून के दायरे से बाहर रखने की अनुमति देती है, इसीलिए आपको विवादास्पद देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर धारा 35 है वो कहती है कि सरकार के लिए पावर दे देती है, अगर वो चाहें तो वो चाहती है कि हमारी एक निकाय है यानी कि एक एजेंसी है वो इसके दायरे से बाहर रहेगी, इस कानून के दायरे से बाहर रहेगी, यानी कि वो अगर इस डेटा को उपयोग करती है तो उससे कोई भी बात नहीं पूछी जा सकती। तो लोग बोले ना 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 भाई इसको भी लेके आओ, एक्स अलग कैसे हो सकता है, एक्स वाई साथ साथ चलेंगे। तो देखिए इसलिए विवादास्पद आपको देखने को मिलेगी। साथ में इस धारा के तहत भारत की संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और राज्य की सुरक्षा संबंधी मामलों का हवाला देकर केंद्र सरकार किसी भी एजेंसी को कानून के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट देने की अनुमति दे सकती है। तो इससे भी क्या होगा भाई, अब उसने कह दिया संप्रभुता का मामला है, संप्रभुता का मामला बोल करके बोले कि इसको अतिरिक्त छूट दे दी, तो इससे क्या होगा भाई, डेटा हमारा है, नागरिकों का डेटा है। ओके, तो हमारा डेटा है वो हम किसी को क्यों ऐसे देते, तो ये इस वजह से विवादास्पद आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा यह है खंड पेगासस स्पाई। देखिए पेगासस क्या है आप लोग जानते हैं, इजराइल का बहुत खतरनाक आपको एक तरह से वायरस देखने को मिलेगा जो सारा डेटा है वो ले लेता है। मामले में हाल के खुलासे की पृष्ठभूमि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां सरकार द्वारा कथित तौर पर निजी और सार्वजनिक दोनों नागरिकों की जासूसी की जा सकती है, तो ये चीज़ है, तो इस वजह से एक काफ़ी ज़्यादा विवादित हो गया कि भाई अब देखिए एक ऐसा डेटा बैंक बनाया जा रहा है जहां पर सभी नागरिकों की जानकारी रखी जा रही है, और सिर्फ एक वायरस है वो अगर इस सिस्टम में आ गया पेगासस जैसा, तो इसमें ना केवल गवर्नमेंट से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनकी जानकारी ली जा सकती है, बल्कि निजी व्यक्ति हैं उनकी भी जानकारी ली जाती है। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये कितना सुरक्षित है, हमारे पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी है, हम अभी कितने प्रिपेयर हैं, इस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। साथ में आपको देखने को मिलेगा पैनल इस बात पर सहमत हुए कि किसी एजेंसी को छूट देने के कारणों को सरकार को लिखित रूप में दर्ज करना होगा और खंड पर एक बीच के रास्ते पर भी विचार करना होगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ में मांग की इस खंड को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए ताकि इस तरह की छूट प्राप्त करने के लिए संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के प्रावधानों को शामिल किया जा सके। ओके, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो देखिए ये क्या खंड बोलता है, ये खंड बोलता है कि भाई अगर आप ऐसे प्राधिकरण को छूट देना चाहते हैं, चलो कोई नहीं, छूट दे दो भाई, छूट दे दो, लेकिन इसके प्रस्ताव को भाई आपको संसद में ला करके अनुमोदन कराना होगा। तो संसद में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, आप लोग जानते हैं। तो अगर सरकार मनमानी करना चाहेगी तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तो उस कंपनी के लिए ऐसे अधिकार नहीं दिया जा सकते ना। तो लेकिन सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इस बात को नहीं मानी, बोले ना 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 हम क्या हैं, हम जिसको चाहेंगे उसी को देंगे, तुम भाड़ में जाओ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो भाई इस वजह से विवादास्पद आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर है वो हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं।